जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और इस क्लास का मतलब महत्व क्या है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस की हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, उनके अंदर केवल क्वेश्चंस को देखा था। ठीक है। परंतु अब हम जो लोग हैं, हम लोगों का टाइम काफी ज्यादा है हम लोगों के पास में अभी। तो अब पहले कॉन्सेप्ट का करेंगे क्लियर, उसके बाद में हम लोग जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। यह क्लास आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए क्लास को जो है क्लास को अंत तक अवश्य देखें। और यह क्लास जो है आने वाले जितने भी एग्जाम है जिसके अंदर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए, आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है? भारत में शिक्षा का विकास। आप लोग इस क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग ले सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और इनसे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोगों को देखना है भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे हुआ है। हम लोग देखेंगे प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। क्या है? प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। पहले तो इसको समझ लेते हैं ये था क्या। तो प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के बारे में बात करें तो प्राच्य जो थे वो हिंदी साहित्य जो है या भारतीय साहित्य के समर्थक थे, और पाश्चात्य के लोग जो थे वो वेस्टर्न यानी पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी साहित्य के समर्थक थे। अब पश्चिमी सभ्यता वाले लोग का मानना था कि भारत का जो विकास जो है वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली से यानी अंग्रेजी को महत्व देके इसके हिसाब से उनको बढ़ावा मिल सकता है। परंतु प्राच्यवादी कह रहे थे कि अगर ये इसके अंदर लागू हो जाएंगे तो भारत के अंदर जो है हम लोगों की जो साहित्य संस्कृति वो दफन हो जाएगी। और मैकाले ने भी एक कोटेशन भी कहा था कि पूरे ब्रिटिश मतलब सॉरी पूरे साहित्य हिंदी साहित्य जो है उसका पूरा या भारतीय साहित्य का पूरी एक अलवारी जो मतलब पूरा साहित्य जो है ब्रिटिश साहित्य की एक अलवारी के समान है। मतलब इस तरह की कहा था। तो ये हम लोगों को प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को ज्यादा लॉन्ग में नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है कि इसके समर्थक कौन कौन थे। समर्थक में देखेंगे तो पहले हम लोगों के पाश्चात्यवाद इसके समर्थक कौन कौन थे? तो ट्रेवेलियन ट्रेवेलियन की और मैकाले ये इसके समर्थक थे। ठीक है। और प्राच्यवाद के समर्थक कौन कौन थे? प्राच्यवाद के समर्थक तो हेनरी प्रिंसेस जेम्स प्रिंसेस और विल्सन। ठीक। ये व्यक्ति जो थे इसके समर्थक थे। और दोनों के समर्थक जो थे मतलब दोनों को मानने वाले थे वो राजा राममोहन राय थे। चलिए, एक और भी चीज याद रखनी है आप लोगों को कि 2 फरवरी 1835 को विलियम बेंटिक के कार्यकाल में मैकाले मिनट्स यानी कि मैकाले का स्मरण पत्र आया था। मैकाले का स्मरण
पत्र या फिर मिनट्स। ठीक, ये डायरेक्ट पूछा गया है कि कब आया था। अब देखते हैं भारत में शिक्षा का क्रम। तो शिक्षा के क्रम में कुछ 1818 से पहले के हैं, 1813 के बाद के भी हैं और स्वतंत्रता के बाद में हैं। तो इसमें हम लोगों के कुछ ये है वर्ष, इनको याद रखना है। जैसे 1781 में, कब, 1781 में जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। 1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई जोनाथन डंकन के द्वारा। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई विलियम जोन्स। ठीक है, और उसके बाद में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। इनके दो समर्थक थे, तो समर्थक में याद रखना है, एक तो डेविड हेयर और दूसरे थे अलेक्जेंडर डफ। अलेक्जेंडर डफ। ठीक, तो ये हम लोगों को घटनाक्रम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ और भी थे हम लोगों के, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अठारह सौ तेरह में, एक पॉइंट लिखना है, 1813 में भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात की गई। 1813 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने की बात की गई। ठीक है, और ये 1823 से स्टार्ट हो गया, 1823 से शुरू हो गया। ठीक, उसके बाद में हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। क्या है? वुड डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र, वुड का घोषणा पत्र। पहले तो ये पूछा जाता है, यह किसके कार्यकाल में, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? तो डलहौजी, डलहौजी, डलहौजी के कार्यकाल में आया था। कब? तो 1854, 1854 को। 1854 को वुड डिस्पैच। इसको मतलब और क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा पर इसका फोकस था और उच्च शिक्षा को इंग्लिश माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में देना, अंग्रेजी माध्यम में। ठीक है, फिर उसके बाद में इसने लोकल जो स्थानीय स्कूल है, लोकल जो प्राइमरी स्तर के हैं, इनको कहा था लोकल लैंग्वेज में इनको दी जानी चाहिए। इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए? तो 1854 के ही तहत 1857 में 1857 में जो है कोलकाता
बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इनमें सभी में क्या किया गया? विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इनके अंदर क्या किया गया? विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास जो विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1857 की गई। इसने स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और इसके लिए इनको क्या क्या किया? तो 1849 में जो है कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की। बेथुन स्कूल 1849 में। कहां पे? तो कोलकाता में। ठीक है। उसके बाद में 1879 यानी कि 1879 को बेथुन कॉलेज की। बेथुन कॉलेज ये भी महिलाओं के लिए था। अब इसमें अंतर क्या है? तो ये स्कूल है और ये क्या है? कॉलेज है। ठीक है। ये सब जो है वुड डिस्पैच के अंदर ये प्रावधान हुए थे। वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में आया था? तो डलहौजी के कार्यकाल में आया था। कब? 1854 में। इसे जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका उद्देश्य था कि उच्च शिक्षा का विकास करना और उच्च शिक्षा को जो है अंग्रेजी माध्यम में देना, जो कि प्राथमिक जो शिक्षा है उनको लोकल लैंग्वेज में देना। ठीक है। और अगला, इसने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की। कहाँ पे? कोलकाता में। 1879 में जो है बेथुन कॉलेज की स्थापना की, ये भी कोलकाता के अंदर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हंटर कमीशन या फिर हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग यह कब आया था? तो 1882 को। 1882। ठीक है। इसके बारे में क्या क्या याद रखना है? तो इसके पहले तो इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था विलियम हंटर। पूरा नाम लिख ले रहे हैं, विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर। ठीक है। ये इसका अध्यक्ष था। इसमें 8 भारतीय सदस्य थे। 8 भारतीय सदस्य। क्या थे? 8 भारतीय सदस्य थे। और इसका उद्देश्य क्या था? यहां से क्वेश्चन बनता है। तो 1854 के बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में की प्रगति यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। इसका प्रमुख उद्देश्य इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य तो प्राथमिक शिक्षा को जोड़ देना, फोकस इस पे ही था। प्राथमिक, एक सेकेंड, शिक्षा पर जोर देना। ठीक है। अब देखिए वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन में क्या अंतर है। वुड डिस्पैच जो था उसने उच्च शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया था और जो हंटर कमीशन है इसने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया है।
ठीक है, इसने क्या क्या सिफारिशें की थी, तो उसमें से कुछ पॉइंट लिख ले रहे हैं सिफारिश में। तो प्राथमिक शिक्षा, जो प्राथमिक शिक्षा है शिक्षा लोकल लैंग्वेज में दी जाए, यानी कि स्थानीय भाषा में दी जाए, स्थानीय भाषा में दी जाए। ठीक है, अगला इसने माध्यमिक शिक्षा के लिए कहा कि साहित्यिक और तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, और स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाए। पॉइंट अगला लिखेंगे, स्त्री शिक्षा के लिए स्कूल खोले हैं। अब आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी कि वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन में क्या क्या चल रहा है। देखो, स्त्री शिक्षा पर दोनों ने जोर दिया, परंतु उच्च शिक्षा पर किसने दिया था? वुड डिस्पैच। और प्राथमिक शिक्षा पर किसने दिया था? तो हंटर कमीशन ने दिया था। ठीक है, इनके समय पे और क्या क्या घटनाएं घटी, तो याद रखना है कि पंजाब में 1882 पंजाब विश्वविद्यालय, यानी पंजाब विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1882 में की गई। 1882। नेक्स्ट याद रखना है, 1887 में इसी के तहत जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब की गई? तो 1887 में। ठीक, तो दो चीजें इतना याद रखना इसके बारे में। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। यहां से क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। अगला हम लोगों का टॉपिक है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये कब आया था? तो 1904 को। ठीक है, इससे पहले कुछ घटनाएं घटी थी, उनको याद रखना है। क्या क्या घटनाएं घटी थी? देखिए, पहले तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है ये किसके कार्यकाल में हुआ था? तो 1904 में कौन था? कर्जन था, कर्जन। ठीक है, उसके बाद में इससे पहले जो है एक विश्वविद्यालय की शिक्षा की समीक्षा के लिए, विश्वविद्यालयों की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया। ठीक है, सॉरी, एक आयोग कौन सा बना? तो आयोग बना रेले कमीशन। रेले आयोग। रेले आयोग का पहले तो क्या क्या इसके अंदर हुआ था? तो इसके अंदर अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले। और इसके अंदर दो भारतीय सदस्य थे। कौन थे? दो भारतीय सदस्य। कौन कौन थे? एक तो थे
सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, और दूसरे व्यक्ति थे गुरदास बनर्जी, गुरदास बनर्जी। ठीक है, ये क्या थे? तो दो भारतीय सदस्य थे, इनके बारे में लिख लेना हम लोगों को। दो भारतीय सदस्य। ठीक है, अब इसके कुछ प्रावधान है, उनको भी लिख लेते हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके अंदर? तो विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। नियंत्रण क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगला इसमें अच्छा काम किया गया, उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटी के उत्थान के लिए क्या किया गया? उच्च शिक्षा और यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय, एक सेकेंड, विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए ₹5,00,000 ₹5,00,000 प्रतिवर्ष, और वो भी 5 वर्ष के लिए देने का वादा किया। 5 वर्ष तक दिए जाएंगे। ठीक, ये काम हुआ था किसके अंतर्गत? तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो हुआ था 1904, उसके तहत। ठीक, और इस देखो, कोई भी अधिनियम बनने से पहले, उससे पहले आयोग बनाया जाता है और उसकी समीक्षा की जाती है, क्या क्या जरूरत है उसके अंदर। अब ये प्रावधान बताए कि ये चीजें होनी चाहिए, और फिर इसको इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंदर मतलब कुछ दोस्त और है लाइनें याद रखनी है, क्या क्या है। जैसे इसमें राष्ट्रवादियों का विरोध किया गया, इसके अंतर्गत इसमें राष्ट्रवादियों का विरोध किया गया। सॉरी, इसमें फिर से पूरा कर रहे हैं। जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम का राष्ट्रवादियों के द्वारा विरोध किया गया। इस एक्ट का राष्ट्रवादियों के द्वारा विरोध किया गया, विरोध। ठीक है, यहां तक कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने तो यह भी कह दिया कि यह एक्ट जो है राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला एक्ट है। यह एक्ट राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला है।
वाला एक्ट है। ये कोटेशन को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इसके बाद में क्या हुआ, ठीक है। तो इसके बाद में आया सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग कब आया, पहले तो यही पूछता है। तो 1917 और 19 के बीच में, ठीक है। 1917 और 19 के बीच में आया। इस समय वाइसराय कौन था, तो जेम्स फोर्ड था, जेम्स फोर्ड। वाइसराय की बात की जाए कौन था, वाइसराय जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड, ठीक है। इसका आयोग का पहले तो अध्यक्ष पूछेगा कि अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष से सैडलर, सैडलर। इसमें भी दो भारतीय सदस्य थे, दो भारतीय सदस्य। कौन कौन थे, तो एक आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे व्यक्ति थे जियाउद्दीन अहमद, उद्दीन अहमद, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार करना, कलकत्ता विश्वविद्यालय में सुधार करना, ठीक है। इसने अपनी सिफारिशें क्या क्या दी, तो सिफारिशों में याद रखना है, सिफारिश में इसने क्या क्या किया। तो 1904 में जो यूनिवर्सिटी एक्ट था उसकी आलोचना की, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की आलोचना की। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा 12 वर्ष की हो, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा 12 वर्ष की हो, ठीक है। और अध्यापक प्रशिक्षण पर भी जोर दिया इसने, और एक क्या किया, अध्यापक प्रशिक्षण पर जोर दिया, ठीक, यह काम किए गए। फिर 1916 से लेकर 1921 के बीच में 7 विश्वविद्यालय खोले गए। कौन कौन से, तो मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, लखनऊ और उस्मानिया, ये कॉलेज बनाए गए, ठीक है। अब हम लोगों के कुछ छोटे मोटे बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं। पहले तो हम लोगों को देखना है कि सार्जेंट योजना किससे संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आता है। सार्जेंट योजना यह पहले तो कब बनी, तो 1944 को, ठीक है। और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय योजना को तैयार करना, राष्ट्रीय शिक्षा योजना को तैयार करना, राष्ट्रीय शिक्षा
योजना तैयार करना। ये काम करना। अगला इसने सिफारिश दी कि 6 से 11 वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म, 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अभी वर्तमान में क्या है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। और ये आर्टिकल जोड़ा गया था, मूल अधिकार भी बना दिया गया। किस मूल अधिकार के अंदर वर्तमान में क्या है इसके बारे में भी लिख लेना, वर्तमान में स्थिति इसकी क्या है। तो 6 से 14 वर्ष के, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। और इसको जो है मूल अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मूल अधिकार। ठीक, कब बनाया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन, वो भी कौन सा था, तो 86 यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। ठीक, और इसके तहत जो है संविधान के 21 में 21A जोड़ा गया और इसके अंदर यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में इसके जो आयोग है इसके अंदर एक और प्रावधान किया गया, बोला गया 11 से 17 वर्ष कि कुछ बच्चों को उच्च शिक्षा की बात की। ठीक है, देखिए ब्रिटिश कोई भारतीयों के हितैषी नहीं थे। ठीक है, वो हमेशा भारत का क्या करना चाह रहे थे, दमन करना चाह रहे थे और अधिक से अधिक मात्रा में भारतीय संपत्ति का दोहन करना चाह रहे थे। अब इसके लिए उन्हें हर संभव प्रयास करना था। ठीक है, अब इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए, प्रशासनिक ढांचा को संभालने के लिए उनको छोटे छोटे वर्गों की क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब सभी व्यक्तियों को जो है ब्रिटेन से तो नहीं लाया जा सकता। अब उनका काम क्या था कि भारत के अंदर कुछ व्यक्तियों को पढ़ाया जाए और उन व्यक्तियों को छोटी छोटी जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। ठीक है, उसके लिए इनको शिक्षा दी जाए। दूसरा काम क्या था कि अगर हम इनको विचारों से अंग्रेज बना दें, जिससे इनका दिमाग जो क्या होगा, अंग्रेजों की जो व्यवहार है और जो उनकी संस्कृति है उसकी ओर बढ़ेगा। और इसका इनको क्या फायदा होगा, तो भारत के अंदर पश्चिमी सभ्यता का बाजार बनेगा। और जब बाजार का निर्माण कर दिया, अब इनको जैसे कि हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वेस्टर्न कंट्री से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बाजार को नियंत्रित किया, मतलब बाजार का निर्माण किया। अब लोग वहां से जब इसकी मांग होगी, आवश्यकता होगी, तो वो क्या होंगे, उसको वहां से ब्रिटेन से मंगाएंगे और यहाँ पे डंप कर देंगे। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि भारत जो है कच्चे माल का निर्यातक बन गया था। इस समय पे क्या बन गया था, कच्चे माल का निर्यातक बन गया था और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन गया था। वहां पे यहां से कच्चा माल ढोके जाता था लंदन, और लंदन में मैन्युफैक्चरिंग हुई और वहां पे मतलब
अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को बनाया, कपड़े बनाए, सूती वस्त्र, मतलब कोई भी चीजें हुई वहां पे बनी, प्रोडक्शन वहां पे हुआ। परंतु वहां से जो है इंपोर्ट यहाँ पे कर दिया गया। भारत में क्या कर दिया गया, भेज दिया गया, एक्सपोर्ट कर दिया गया। अब यही बात आप लोग समझिए कि ब्रिटिश जो है भारत में अंग्रेजी या पाश्चात्य संस्कृति का मार्केट बनाना चाह रहे थे, इस वजह से भारत को, भारतीयों को जो है शिक्षित कर रहे थे। ठीक है, और इसी वजह से जो है प्राच्यवादी जो है, यानी कि भारतीय साहित्यिक, भारतीय संस्कृति के समर्थक जो है वो इसका विरोध कर रहे थे। यही विवाद था, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। ठीक है, अब इसमें कुछ खास रहा नहीं, जैसे कुछ है, जैसे वर्धा योजना कब आई थी, तो 1937 को। एक पेज में हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉप को है लाइनें उनको लिख ले रहे हैं। जैसे वर्धा योजना 1937 को गांधी जी के द्वारा। ठीक है, गांधी जी। इसमें वायसराय पूछ सकता है तो लिनलिथ था। गांधी जी के बारे में याद रखना, इन्होंने 202 से लेकर 7 वर्ष के जो बच्चों को जो है 2 से 7 की वर्ष नहीं, यहाँ पे होगा कक्षा 2 से लेकर 7वीं कक्षा तक, 7वीं कक्षा तक का माध्यम जो है क्या रखा जाए, हिंदी माध्यम रखा जाए। ठीक है, और 8वीं के बाद में इंग्लिश माध्यम रख दिया जाए। नेक्स्ट याद रखना है राधा कृष्णन आयोग, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, ये कब आया था, तो 1948 49 को। इसके समय में बस एक ही पॉइंट याद रखना है, क्या है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का निर्माण किया गया। इसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया। ठीक है, यूजीसी कब, तो 1953 को। कोठारी आयोग, नेक्स्ट है कोठारी आयोग, उन्नीस सौ 64 को और 66। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, 1968 को लाई गई। इसके तहत 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई। ठीक है, कब, 1968 को। फिर उसके बाद में याद रखना है आरटीई एक्ट, राइट टू, हमारा कौन सा है, आरटीई अधिनियम, आरटीई एक्ट जो है 2009 को लाया गया। पूछा जाए यह लागू कब से हुआ पूरे भारत में, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एनईपी है जो, वह पूछा जाए किसकी सिफारिश पे लाई गई, तो 2020 में लाई गई और कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर, कस्तूरी
रंगन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का ये वाला कंटेंट वाला जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जो है क्लास करेंगे, जो हम लोगों के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 30-35 क्वेश्चंस हैं। आप लोग फीडबैक अवश्य दें, जिससे कि हम लोगों को और भी पता चले कि आप लोग किस प्रकार की क्लासेस चाह रहे हैं। मुझे तो यही बेहतर लगा कि पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके बाद में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिससे हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर होंगे और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा ये सिस्टम।